गुड इवनिंग दोस्तों, इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही विचित्र कैरेक्टर से बुलाने वाले हैं। वाई विचित्र? बिकॉज ये कैरेक्टर जो है ये बॉलीवुड का फेवरेट क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स डॉन है और ऑफ कोर्स के अपराध जगह में बहुत से अपराध हैं, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड इससे कुछ प्रभावित है और वो अजीब तरह से प्रभावित है। ये कहानी है हाजी मस्तान हैदर मिर्ज़ा चेन्नई वाली की। यस, उसका नाम था मस्तान मिर्ज़ा, लेकिन बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के अंदर वो हाजी मस्तान के नाम से मशहूर हो गया। हाजी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नाम के आगे आउट ऑफ मोर रिस्पेक्ट कि जो वो मक्का शरीफ जाके हज करके आए हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट के लिहाज से वो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं। नाउ आपने देख लिया कि जितने भी क्रिमिनल बॉम्बे में हो, यानी चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे करीम लाला हो, या और जितने भी क्रिमिनल्स थे, उन लोगों ने इस टाइटल का अपने नाम के साथ में प्रयोग नहीं किया। वे यू नॉट सी हाजी अबू सालिम, हाजी छोटा शकील, हाजी दाऊद, ये सब हज करने जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अपने नाम के आगे हाजी लगाया नहीं है। मस्तान मिर्ज़ा वॉज डेस्परेट फॉर रिस्पेक्टेबिलिटी, उसको रिस्पेक्ट चाहिए था। हम इस कहानी में फिर से लौट के आएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं उसके उस जन्म की, जो बहुत ही दयनीय दशा में और बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। पानमकुलम जो है वो कडलोर से 20 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे हैदर मिर्ज़ा के घर में मस्तान का जन्म हुआ था। इतने गरीब लोग थे कि इनको जो है कभी कभी दो का खाना भी नहीं मिलता था। इन्होंने, आपको पता है, उस वक्त सब लोग पलायन कर रहे थे मुंबई की तरफ, और ये सब जो है लोग आके बॉम्बे, जो सोने की चिड़िया, और सब जानते थे कि अगर किसी को बड़ा बनना है तो मुंबई आना चाहिए। ये लोग जो हैं, ये परिवार मुंबई आ गया और हैदर मिर्ज़ा ने यहाँ पर आके साइकिल रिपेयर की दुकान में काम करना शुरू किया। 13 साल का मस्तान वो भी जो है बॉम्बे में आके साइकिल रिपेयरिंग का काम करने लग गया। यानी कितना पैसे मिलते इसमें? दिन भर काम करने के बाद 2 रुपये मिलते थे। उस ज़माने के लिए खैर उनके लिए चल जाता था, लेकिन ये उस गरीबी से बाहर नहीं आ रहे थे। मस्तान बॉम्बे की जो है तड़क भड़क को देख के, जगमगाते शहर को देख के उसके दिल में अरमान जागते थे, लेकिन गुर्बत में कुछ कर नहीं पाया वो। फिर एक दिन उसने जो है तकरीबन 1940s के अंदर उसने जो है सोचा कि मुझे साइकिल रिपेयरिंग से आगे जाना चाहिए। मैं कब तक साइकिल रिपेयरिंग करूँगा, और फिर उसको अच्छी जॉब ढूंढना चाहिए। उस ज़माने में सरकारी किसी भी नौकरी में चले जाना, भले कितना ही छोटा से छोटा जॉब हो, वो लोगों के लिए बहुत अपने लिए बड़ी बात समझी जाती थी। मस्तान मिर्ज़ा को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पे एक लाइसेंस्ड कुली का जॉब मिल गया। वो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट पे काम करने का बतौर एक कुली। मैं आपको इस बार ले जा रहा हूँ 1942 में, यानी भारत अब भी आज़ाद नहीं हुआ है। वी आर स्टिल गोइंग थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट। कुली का काम करने लगा, और कुली का काम करते करते वो वहाँ पे उन सारे इक्वेशन को समझने लगा जो वहाँ कुली जो देखा करते थे, सामान ढोना, ढो के उसको कस्टम पे लाना, और सारा जो कुछ भी था। दरमियान में उसने ये भी देखा कि कुछ गुंडे थे वहाँ के, जैसे एक आदमी था शेर खान पठान। शेर खान पठान जो है वो लोगों से आके सिर्फ कुलियों से लाइन लगा के हर किसी से जो है हफ्ते में 1 रुपया लेके जाता था, और बेचारा मजदूर जो है वो 1 रुपया जो है दे भी देता था, चूँकि वो ना जो शेर खान पठान और उसके गुंडे थे उसको पीटते थे। तब मस्तान ने अपने लोगों से मिलकर कहा कि ये गुंडे हैं और इनके हाथ पैरों में ऐसा जोर नहीं है जैसे हमारे इन मजबूत मजदूरों के हाथ में है। हम लोग वज़न उठाते हैं, हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इन सब ने मिल करके एक दिन सोचा कि शेर खान का मुकाबला करेंगे और उसको भगा देंगे। ये मस्तान का पहला हीरोइक कदम था बॉम्बे डॉक्स पर, कि जब ये एक्सटॉर्शनिस्ट शेर खान पठान के लोग जब उससे उस हफ्ते पैसे मांगने आए, तब मस्तान ने बगावत की और इनको पीट के, सब ने मिल मिला के लाठी लेके इनको पीट के सारे गुंडों को वहाँ से दौड़ा दिया। ये कहानी जो आपने सुनी हुई इस तरह से थी, लेकिन जो आपने फिल्म दीवार है, दीवार में कैसे देखा था आपने कि अमिताभ बच्चन अकेले इन गुंडों को चैलेंज करता है, गोदाउन का दरवाज़ा लॉक करता है और वो कहता है कि अब मैं चाबी तुम्हारी जेब से निकालूंगा, और 13 लोगों को अमिताभ बच्चन अकेले पीट देता है ना, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ लेजेंडरी हाजी मस्तान। वेल,
फिल्मों में भी नो के चीज़ें थोड़ा बढ़ा चढ़ा दी जाती हैं। इस वाक़े के बाद से लोगों को मस्तान अच्छा लगने लगा। मस्तान की प्रोमिनेंस डॉक में बढ़ गई। 1944 में उसने अंदाज़ा किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चीज़ें जो है ड्यूटीज़ इम्पोज करना शुरू की हैं कि अगर कोई आदमी इम्पोर्टेड ट्रांजिस्टर्स, घड़ियाँ या कोई भी सामान अगर बाहर से लाएगा तो एक ड्यूटी इम्पोज की जाती है तकरीबन 6% की, और वो ड्यूटी दे करके वो लोग जो है वो सामान ले जा सकते हैं। और इम्पोर्टेड चीज़ों की उस ज़माने में मुंबई में काफ़ी क्रेज़ थी। मस्तान ने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये काम करूं और इनकी मदद करूं। उस ज़माने में काफ़ी पारसी बिजनेसमैन हुआ करते थे और काफ़ी मारवाड़ीज थे जिनके पास बहुत माल था। उनको ये सामान तो लाना होता था, लेकिन वो ड्यूटी देना नहीं चाहते थे। तो वो लोगों ने किसी तरह से इन कुलियों को पटा लिया कि हमारा डब्बा, हमारा कार्टन, हमारा क्रेट तुम किसी तरह से बचा के ले आओ, उस पर उनको ड्यूटी ना देना पड़े। उनमें से एक मस्तान भी था। अब बिकॉज मस्तान थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था और लोग उसी तरह इज्जत करते थे, तो सारे मारवाड़ीज और सारे जो उस वक्त के पारसी बाबा बिजनेसमैन थे वो लोग मस्तान के पास आने लगे। मस्तान उनकी मदद करने लगा और थोड़े उसको पैसे मिलने लग गए ज़्यादा। वो खुश हुआ और ये था उसका नेक्स्ट कदम उसके बड़े बनने की तरफ। वाई? बिकॉज उसको जो प्रोमिनेंस हो गई उस डॉक के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ अरब भी आते जाते थे और वो अरब्स भी ये काम किया करते थे। अब भारत आज़ाद हो गया, 1947 के बाद आज़ादी आ गई और अब बिजनेस जो है वो एक अलग तरह की दिशा लेने लगा। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में बहुत से जो लोग अरब दिखते थे, फॉर एग्जांपल टॉम वॉल्टर की पिक्चरों में या जो भी पिक्चरों में देखा होगा आपने कि उस ज़माने में अरब जो है वो हिंदी बोला करते थे। ये गलत नहीं है। उस 1950s में जब मुंबई में जो अरब आया करते थे उनको हिंदी आती थी। ये अलग बात है कि बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट कर सकते थे। उसी में से एक अरब था जिसका नाम था एम गालिब। उसका पूरा नाम नहीं पता है क्योंकि कुछ मशहूर गालिब उसको कहा जाता था। गालिब भी बॉम्बे आया करता था और कोलाबा उसका घर भी था। आपको पता है कि अरब प्रदेश से बहुत सोना लाया जाता है और सोना जो है वहाँ का बहुत असली और खाली समझा जाता है, और यहाँ के लोगों को खास करके कालबा देवी के जो मार्केट में लोग हैं उनको अरब का सोना बहुत अच्छा लगता है। तो गालिब ने जब मस्तान की शोहरत देख ली तो उसने एक दिन मस्तान से कहा कि मैं सोने के बिस्किट लाया करूँगा, अगर तुमने इन सोने के बिस्किट्स को अपनी पगड़ी में, अपने कुर्ते में, तुमने कुछ और सोने के बिस्किट छुपा लिए तुमने, और थोड़ा सा तुमने ये 8-10 बिस्किट्स जो है छुपा के बाहर ले आए तो तुमको अच्छा मुनाफा होगा और मैं भी तुमको अलग से पैसे दूंगा। मस्तान को ये बात अच्छी लगी और उसने गालिब के कहे मुताबिक सोने के बिस्किट अपनी पगड़ी में, अपने कुर्ते में और अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा के बाहर लाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू दी रिकॉर्ड्स जो मैंने बाद में स्टेटमेंट में पढ़े हैं और जो उसकी डॉसियर्स मैंने बाद में पढ़ी है जो मुंबई पुलिस ने लिखी उसके बारे में, उस ज़माने में 1950-51 के आसपास हाजी मस्तान जो है वो उसकी तनख्वाह 15 रुपये महीने थी, लेकिन गालिब के साथ मिलने के बाद में उसकी तनख्वाह जो है या उसकी मंथली इनकम जो है वो 50 रुपये हो गई। अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ हो और अचानक रातों रात उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ हो जाए तो वो आदमी कितना खुश होगा अपनी लाइफ से। मस्तान फेल्ट के 1950 के आसपास वो बड़ा अमीर आदमी हो गया है। वो गालिब के साथ मिल करके और काम करने लगा और डॉक से जो है वो इसी तरह से सामान लाने लगा। गालिब को मस्तान अच्छा लगा। और एक वाकया ये है कि गालिब ने एक बार बड़ा सा क्रेट जो है मंगवाया और मस्तान से कहा कि इसको छुपा के तुम जो रख लो। मस्तान कुली था और अब जैसे कि मैंने कहा कि इस शेर खान की धुलाई करने के बाद और उसको डॉक से निकालने के बाद लोगों ने उसको काइंड ऑफ अपना मुखिया सा मान लिया था। तो मस्तान ने वो क्रेट छुपा करके रख दिया। जब उसने वेयर हाउस में रखा था तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि सीआईडी उस वक्त जो है वो ऐसे स्मगलर्स को, तस्करों को वॉच कर रही थी। सो जब 1950 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई बने, उन्होंने एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन लॉन्च किया ऐसे सारे लोगों के ऊपर। तो जो इस किस्म के अवैध सामान रखा करते थे उनको सबको पकड़ा और सब पे नज़र भी रख रहे थे। गालिब जो है वो सीआईडी की निगाह में आ चुका था। जब उनको पता चला कि ये ऐसे कर रहा है तो उसको उठाया गया और सीआईडी ने उसको इंटरोगेट किया
कुछ हालात ऐसे हुए कि गालिब को 3 साल की सजा हो गई। यानी 1951 से गालिब जो है वो 1953 तक जो है वो आदमी जेल में रहा। मस्तान जिसके पास ये सोने से भरा हुआ क्रेट था, उसने वो क्रेट अपने डॉक से हटा दिया। अब उसको लगा कि अगर ये सामान डॉक पे रखा रहेगा तो कोई ना कोई उसको ले जाएगा, या कस्टम्स के या पुलिस के या कोई दुश्मनों के लोग आके इस क्रेट को ले जाएंगे। मस्तान ने उस क्रेट को उठाया और सोचा कि मैं इसको जाके ऐसी जगह छुपा दूं जहां पे किसी की निगाह वहां नहीं पहुंचे। 1953 से के बाद से मस्तान अपनी लाइफ मतलब 1951 से 53 तक जीता रहा और दूसरे लोगों के काम आता रहा। यानी किसी तरह से मस्तान ने इस बिजनेस में अपने आप को पूरी तरह से लिप्त रखा। यानी वो स्मगलिंग की तरफ इंक्लाइंड था, वो तस्करी करना चाहता था, बट उसको एक सही कोलैबोरेटर या उसको एक सही दोस्त नहीं आ रहा था। फिर आप देखें कि गालिब जो है वो 30 साल के बाद छूट के आता है। नाउ ही इज अ ब्रोकन मैन। जेल आपको पता है, जो भी आदमी अगर एक बार जेल की हवा खा के आता है उसमें वो फ्लैम्बॉयंस, वो एरोगेंस, वो अकड़ नहीं हो जाती है। कहते रस्सी जल जाती है और उसके बल भी खत्म हो जाते हैं जेल जाने के बाद में। गालिब जब आया तो वो परेशान था, भटक रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि क्या करे। तब गालिब ने एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते वो डॉग के पास पहुंच गया और डॉग के पास पहुंच के उसकी मुलाकात मस्तान से हो गई। मस्तान ने गालिब को परेशान देखा, पूछा क्या हुआ। बस उसने कुछ नहीं कहा, मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे सोना लाऊंगा और बिजनेस कैसे करूँगा, क्योंकि जिनका माल जिनका सोना मैं लाया था वो यहाँ पता नहीं क्या हुआ उसका और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब उस सामान का मैं क्या करूँगा और मतलब कैसे अपने बिजनेस शुरू करूँ और उनको क्या वो दिखाऊंगा। मस्तान ने गालिब की ये हालत देखने के बाद, ये दशा देखने के बाद कहा आओ, और वो गालिब को बॉम्बे डॉक से लेकर के मदनपुरा ले गया। जो लोग मदनपुरा को नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि मदनपुरा साउथ मुंबई में एक घेटो है। तब भी घेटो था, आज भी घेटो है। आज तो उल्टा बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर आपको दिख जाएगी। बहुत ही डेंस, बहुत ही घनी आबादी है और आप जाएं तो आपको शायद उसमें ठीक से चलने का मौका भी ना मिला हो। मदनपुरा में ही एक जगह काला पानी करके एक बहुत ही अजीब सी बस्ती जैसी है, जहाँ पे उसका घर था मस्तान का। मस्तान ने गालिब को उस चौल से, छोटी छोटी पतली से गलियों से, अजीब से माहौल से, उसको जहाँ गालिब उस जगहों से गुजर के जो है सोच रहे कहाँ कोलाबा का फ्लैम्बॉयंस और बॉम्बे की एक पॉश लोकेलिटी और कहाँ मदनपुरा का काला पानी का इलाका, मतलब कैसे कहा जाए। लेकिन अब वो मस्तान उसको साथ लिए जा रहा था और चूंकि उसका अकेला दोस्त था, गालिब उसके साथ चलता चला गया। फाइनली हुआ ये कि गालिब उसको एक बहुत अंधेरे से, छोटे से, अजीब से गरीब घर में, जहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, गालिब वहाँ ले गया। अब गालिब चला तो गया लेकिन अब उसने कुछ कहा नहीं। काफ़ी देर के बाद से पूछा कि मस्तान मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मतलब क्या मकसद क्या है। तब मस्तान ने एक कोने में काफ़ी बोरियां रखी थी और काफ़ी पुराने कपड़े पड़े थे। मस्तान ने सारे पुराने कपड़े और बोरियां हटाई और उसने कहा ये डब्बा, ये क्रेट जानते हो, पहचानते हो। गालिब की आंखें चकाचौंध होकर रह गई, क्योंकि ये वो क्रेट था जो फाइनली उसके अरेस्ट से पहले बॉम्बे आया था और मस्तान ने उसको छुपाया था। गालिब हैरान रह गया। उसने कहा मस्तान, ये अगर क्रेट तुम्हारे पास था तो इस सोने को तुमने बेच करके तुमने अपने पैसे क्यों ले लिए, तुमने क्यों इस पैसों को तुमने अपना नहीं बना लिया और तुमने इस सोने को अपना क्यों नहीं कर लिया, तुम खुद इससे बहुत कुछ कर सकते थे। तब मस्तान ने कहा कि मैं शॉर्टकट नहीं रखना चाहता था, मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहता था। मैं तुम्हारे पैसे चोरी कर लेता तो शायद एक बार चोरी कर लेता, लेकिन अगर ये गोल्ड मैं संभाल के रखूं और मुझे पता तुम एक दिन ज़रूर रिहा होके आओगे, अगर मैं तुमको दिखाऊंगा तो तुम मुझे उस वक्त जो अपना पार्टनर बनाओगे। यानी मस्तान की बिजनेस माइंडेड सोच उस वक्त भी थी जब वो एक कुली था। 1953 की बात कर रहे हैं। तब गालिब बहुत खुश हुआ, उसने मस्तान को गले लगाया और तब उसने उससे कहा कि आज से तुम मेरे 10% पार्टनर नहीं हो,
आज से तुम मेरे 50% पार्टनर हो। यानी आप सोचिए कि कहाँ तो कुली था, कहाँ तो उसकी 15 रुपये महीने की तनख्वाह थी जो 50 रुपये हो गई थी, और बाद में गालिब ने उसको अपना 10% से 50% पार्टनर बना दिया। ये गोल्ड क्रेट जिसमें एकदम 24 कैरेट के प्योर गोल्ड बिस्किट थे, कि वो क्रेट इस कदर ज़्यादा सोने के बिस्किट से भरा हुआ था कि उस ज़माने में उसकी वैल्यू तकरीबन 5 लाख रुपए की थी। हाजी मस्तान उस वक्त उसका 50% पार्टनर बनने की वजह से लखपति हो गया, यानी 2.5 लाख रुपए 1953 में मस्तान के हाथ आ गया। अब जब इसके हाथ में जो है इतना सारा सोना आ गया, गालिब जैसा एक बहुत ही रिसोर्सफुल अरब उसका पार्टनर हो गया, मस्तान के लिए बहुत आसान हो गया था कि वो इस बिजनेस को और बढ़ाए और फैलाए। गालिब ने तब से कहा कि दुबई, अर्जन और जितने जो फॉरेन मस्कत वगैरह से जहाँ भी जो माल आता है वो हिस्सा वो संभाल लेगा, और मस्तान को यहाँ पे बॉम्बे का हिस्सा देखना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे बेचेगा। पहली बार उसने मस्तान को सोने की खूबसूरती और बारीकी बताई। उसने बताया कि कैसे गोल्ड की डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे 24 कैरेट और 18 कैरेट में क्या फ़र्क होता है, जो बिस्किट्स में जो है आते हैं तो उनको बिस्किट्स को कैसे सामान ये किया जाता है, किस तरह से उसको सामान को उतारना चाहिए। आज ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन उस ज़माने में आपको पता है कि सोना जो है वो कोलाबा में, परेड में, वारसोवा में, और यहाँ तक कि चेंबूर, मतलब तमाम जो समुद्री इलाके हैं सोना यहाँ तक आता था। तो किस तरह से वो डॉक से हट करके ये तमाम इलाकों पे गालिब ने मस्तान को सिखा दिया कि सोना आएगा और तुम्हें उन सोने की डरी लेना होगी। मस्तान ने अपने साथ कुछ और कुलियों को, कुछ और लोगों के साथ में मिला लिया, और वो लोगों ने मिल करके इस सोने की तस्करी शुरू कर दी। एक आदमी जिसको अब मस्तान बिल्कुल पसंद नहीं था वो था शुक्र नारायण बखिया। बखिया जो है वो दमन का था, गुजरात बेस्ड था, और वो ऑलरेडी कुछ अरब के साथ मिल करके स्मगलिंग कर रहा था। वो दमन के इलाके में कर रहा था, उसको बॉम्बे में आना था। उसको लग रहा था कि मस्तान तो एक छोटा सा कुली है और ये कुली से स्मगलर बन गया है, तो वो चाहता था कि आके मस्तान को थोड़ा सा परेशान करें या अपनी जगह से हटा दें। लेकिन गालिब ने और उसके अरब के कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स ने मिल करके ये तय किया कि बॉम्बे मस्तान के हाथ में रहेगा, और बखिया कुछ भी कर ले, बखिया को हम लोग यहाँ पे नहीं आने देंगे। यानी आप देख लीजिए कि किस तरह से लक कह लीजिए, तकदीर कह लीजिए, या आप मस्तान के कर्म कह लीजिए, कि मस्तान को बॉम्बे सजा करके प्लेट में दे दिया गया, और अरब ने मिल करके मस्तान को बॉम्बे का बादशाह बना दिया। जी हाँ, ये वर्ड गालिब ने इस्तेमाल किए थे, बॉम्बे का बादशाह। यानी मस्तान को अब बखिया परेशान नहीं करेगा और उसको दूसरे स्मगलर्स भी सताएंगे नहीं, बॉम्बे सिर्फ और सिर्फ मस्तान का होगा। आपको पता है बॉम्बे का महाराजा नाम से भी फिल्म बन चुकी है, और उसमें भी मस्तान को उन्होंने अच्छे रोल में दिखाया। ये फिल्में, मतलब एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो कहानियाँ जो इतनी सारी बनी हैं, उनको लग रहा था कि ये मस्तान के पॉजिटिव कैरेक्टर के हिसाब से थी। मैं अभी फ़िलहाल उसके कैरेक्टर के बारे में मैं बिल्कुल विश्लेषण नहीं करूँगा कि उसका क्या था और उसकी लाइफ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा 1955 में हाजी मस्तान जो है वो बॉम्बे का टॉप स्मगलर हो चुका था। और स्मगलिंग, आपको पता है ना कि ये स्मगलिंग बढ़ी क्यों, ये स्मगलिंग यहाँ तक इतने लेवल पे आई क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ हद तक जो कायदे कानून बनाए थे, वो कायदे कानून का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको लग रहा था कि पाबंदी करने से चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं, विच वॉज अ रॉन्ग परसेप्शन। मोरारजी देसाई की जो एंटी स्मगलिंग लॉज थी, उन लॉज की वजह से स्मगलर्स को लगा कि इस प्रोहिबिटेड चीज़ों को ला करके बेचने में ज़्यादा मुनाफा होगा, और मस्तान ने या उसके ज़माने के जो तमाम स्मगलर्स थे, चाहे दमन का बखिया हो चाहे मस्तान हो, उन तमाम स्मगलर्स को उस ज़माने में इसका एंटी स्मगलिंग लॉज का फ़ायदा हुआ। यानी जो चीज़ बाज़ार में आसानी से नहीं मिल रही है उसको किसी तरह से स्मगल करके सरकार से बचा करके ला करके मार्केट में बेचना ज़्यादा मुनाफा दे रहा था। इसलिए ये तमाम स्मगलर जो हैं वो मुनाफा कमाने लगे,
और ये अमीर होने लगे। 1955 इज अ वेरी एपॉक मेकिंग हिस्टोरिकल ईयर इन दी मुंबई माफिया हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि शायद मस्तान को लगा होगा कि अब वो बॉम्बे पे रूल करेगा और अब बॉम्बे में उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इन हिस्ट्री में जब भी कोई बड़ा होता है उसको गिराने के लिए कोई दूसरा सामने आ जाता है। बस यही हुआ 1955 में। 24 दिसंबर 1955 को जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम कासकर का, एक गरीब परिवार में और एक ऐसे परिवार में जो मुंबई के साउथ मुंबई के एरिया में ही था, टेमकर मोहल्ला में। और इस वक्त ये भी बताइए, एक अजीब तकदीर का खेल है कि वो पैदा भी हुआ था हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के घर पे। इब्राहिम कासकर कौन था? हाजी मस्तान का दोस्त। मस्तान और इब्राहिम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और बिकॉज हेड कांस्टेबल इब्राहिम वाज सस्पेंडेड, वो मस्तान के लिए काम कर रहा था। अब आप सोचिए कि मस्तान इब्राहिम की दोस्ती और इब्राहिम के घर में एक ऐसे बच्चे का पैदा होना, दाऊद इब्राहिम का, जो एक्चुअली जाके मस्तान के डाउनफॉल का रीज़न बनेगा। इस कहानी को कि किस तरह से दाऊद ने बड़े होकर के मस्तान की जगह ली और किस तरह उसको हटाया, ये हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आज के दिन आई थिंक कि हम अपनी कहानी को यहाँ तक कि हाउ मस्तान बिकेम सच अ बिग स्मगलर, और ज़िंदगी में कैसे उसके लिए उस वक्त कंपटीशन नहीं था बट एक कंपटीशन पैदा हो चुका था बॉम्बे में। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कमेंट्स दीजिए, बताइए। हम अपने अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं अपनी अगली कहानी लेकर के।